ट्वेल्थ क्लास बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर चल रहा था नियंत्रण या कंट्रोल, और उसमें जो टॉपिक हम कर रहे थे पार्ट नंबर 4 हम कर रहे हैं अभी, बस्टियर नियंत्रण। ठीक है, तो बस्टियर नियंत्रण की मीनिंग हमने समझ लिया था। विशेषताओं पर आते हैं। पहला है तुलनात्मक अध्ययन करना, कंपैरेटिव स्टडी। हम लोग क्या करते हैं, तुलनात्मक का अध्ययन का मतलब ये हुआ कि जो बजट हमने बनाया, बजट मतलब साल के शुरू में हमने बोल दिया मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, फिर मालिक ये देखते हैं कि 2 लाख इन्होंने मांगा था पर वास्तव में कितना किया। वास्तव में अगर आपका खर्चा हो गया 3 लाख, तो मालिक बोलेंगे भाई 2 लाख में काम होना था, आपने 3 लाख क्यों खर्चा किया। तो उसके खिलाफ उसको एक्सप्लेन करना होगा, जवाब देना होगा। तो अगली बारी से वो उसी खर्चे में अपना पूरा काम चलाने की कोशिश करेगा। सेकंड है विचलनों का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ द डेविएशन। अगर कोई कारण हो गया, जैसे 2 लाख की जगह 3 लाख खर्चा उसका हो गया, तो अब वो जो ज़्यादा खर्चा हो गया, डेविएशन जो हो गई, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे, किस कारण से ज़्यादा खर्चा हो गया। ठीक है, और उस कारण को दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि खर्चे हमारे कम हो जाएं। थर्ड पॉइंट है सुधारात्मक कार्रवाई या करेक्टिव एक्शन। अब सुधारात्मक कार्रवाई क्या हो जाएगी कि भविष्य में वो जो मैनेजर है वो खर्चे को बढ़ाए नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। फोर्थ पॉइंट है अगले सुधारात्मक कार्रवाई में हम ये कर सकते हैं भाई अगले साल आपको हम कम बजट देंगे, आपको उसी में खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, चौथा पॉइंट आ गया सभी विभागों के लिए बजट, बजट फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने विभाग होते हैं सब डिपार्टमेंट के मैनेजर को हमने पूछा था खर्चे के लिए, और उनको उतना उतना पैसा दे दिया, मतलब हर विभाग का बजट बना। और जब हर विभाग का बजट बना और सभी विभागों के बजटों को जब हम मिला देते हैं तो हमारा एक बजट बनता है, जो पूरी कंपनी का बजट होता है उसको हम बोलते हैं मास्टर बजट। पांचों पॉइंट हमारा है पूर्वानुमान पर आधारित, बेस्ड ऑन द फोरकास्ट। पूर्वानुमान पर आधारित मतलब हमने ये बोला भी अगले साल के खर्चे के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। तो इसमें क्या होगा, मैनेजर अपना अपना अंदाज़ा लगाएंगे अगले साल हम ये करेंगे ये करेंगे, इसका इतना इतना खर्चा आएगा। तो वो पूर्वानुमान लगा रहा है, मतलब पहले से अनुमान लगा रहा है, दैट इज़ नोन एज फोरकास्टिंग। अगला टॉपिक हमारा है बस्ती नियंत्रण के लाभ या एडवांटेजेस ऑफ बस्ती कंट्रोल। तो बस्ती कंट्रोल के लाभ क्या होंगे। पहला है संगठनात्मक उद्देश्य प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन अटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हमारा जो खर्चा होता है और जो इनकम होती है, मतलब कितना खर्चा हम साल भर में करेंगे, कितनी लाभ हम कमाएंगे, ये सब कुछ पहले हमने फिक्स कर लिया वर्ष के पर पहले ही। ठीक है, तो हमारे को उतने ही खर्चे में इतनी लाभ कमा करके मालिकों को देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो उद्देश्य था वो प्राप्त हो गया। मालिकों का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमा के देना। सेकंड पॉइंट है कर्मचारियों की भी प्रेरणा का स्रोत, सोर्सेज ऑफ द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो कर्मचारी, जो मैनेजर जिसने उसने बजट मांगा था उतने ही बजट में उसने अगर काम करके दिखा दिया तो मालिक उसकी प्रशंसा करते हैं, प्रेज़ करते हैं कि ये मैनेजर हमारा सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इससे जो मैनेजर होगा उसको अगले साल और अच्छा कार्य करके दिखाने की प्रेरणा मिलती है कि मुझे ये प्रशंसा मिली है, मेरा नाम सबसे अच्छा ऊपर आया है, मुझे कोई इनाम मिला है। तो अगले साल वो और अच्छा करेगा, और बाकी जो मैनेजर होंगे उनको भी प्रेरणा मिलती है कि भाई उसको ये नाम मिला, उसको प्रमोशन मिल गई, उसको ये सुविधा दे दी, उसको ये गिफ्ट दिया गया, उसको प्राइज़ दिया गया, तो हमने भी लेना है। तीसरा संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि हमने उतने ही पैसे में सारा खर्चा करना है, तो हर विभाग क्या करेगा कि जो भी पैसा उसको दिया गया उसको बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा करके दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं कम से कम खर्चे में अपना काम चला के दिखाऊं और मालिकों की प्रशंसा प्राप्त करूं। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने रिसोर्सेज, अपने साधनों का मैक्सिमम यूज़ करना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन हो जाता है कि उसने इतने में खर्चा किया, मैं उससे भी कम करके दिखाऊंगा। फोर्थ पॉइंट आ गया समन्वय प्राप्त करना, अचीविंग कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर उद्देश्य ये होता है कंपनी का कि सभी कंपनी के डिपार्टमेंट्स, विभाग जो होते हैं वो सभी मिल करके काम करें, और उनमें के बीच में कोऑर्डिनेशन या समन्वय होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का पूरा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं। पांचों पॉइंट है अपवाद द्वारा प्रबंध को संभव बनाना, फैसिलिटेट मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये पॉइंट हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंध। इसका मतलब क्या होता है कि जो बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं उन्हीं पर ध्यान देना, बहुत अच्छे वर्कर पर ध्यान दो, बहुत बुरे वर्कर पर ध्यान दो। जो ऑर्डनरी वर्कर हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है, यहाँ पर एक दो पॉइंट मिसिंग है तो उनको नोट कर लीजिएगा। टॉपिक हमारा है बस्ती नियंत्रण के दोष या फिर इसकी सीमाएं। ठीक है, इंग्लिश में है डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ द बजटरी कंट्रोल। ठीक, तो क्या सीमा या कमियां हो सकती हैं बस्ती कंट्रोल की, उसके पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट नोट कीजिए, गलत अनुमानों का खतरा। गलत अनुमानों का खतरा, डेंजर ऑफ इनएक्यूरेट एस्टिमेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने गलत अनुमान लगा लिया, ठीक है,
तो कि भविष्य में ऐसा होगा, ये एस्टिमेट हमने अगर गलत लगा लिया तो उसके आधार पर बजट भी हमारा गलत बनेगा। ठीक है, तो अगर हमारा एस्टिमेट गलत है, अनुमान गलत है, तो बजट भी हमारा गलत हो जाएगा और सारा खर्चा हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला है लोचहीनता का खतरा और डेंजर ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ पर भी दिया गया कि क्योंकि लगातार मार्केट की सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, बाज़ार में अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं, कभी कंपनियां नई आ रही हैं, कभी कोई नई वस्तु आ जा रही है, तो ये एटमॉस्फेयर लगातार चेंज हो रहा है। इसलिए अगर हम बजट बना लेते हैं तो हमें तो उसी के अनुसार चलना पड़ेगा, चाहे मार्केट में चेंज हो गया या नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट के लिए मानवीय सीमाएं, ह्यूमन लिमिटेशंस। तो यहाँ पर है कि टू गेट गोल्स, कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि सभी कर्मचारी आपस में मिलजुल कर काम करें, कॉपरेशन उनमें सब में होनी चाहिए। ठीक है, ये आवश्यक होता है, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं। हर मैनेजर अपना अपना काम करता है, उसको दूसरे मैनेजर से कोई मतलब नहीं होता। वो चाहता है कि मेरा काम अच्छा हो। जब हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय नहीं होगा, कॉपरेशन नहीं होगी, तो फिर उद्देश्य को प्राप्त हम नहीं कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है अति बजट का खतरा, डेंजर ऑफ ओवर बस्टिंग। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा, अति बजट क्या चीज़ होती है। जैसे हमने ये बोला कि मालिकों ने वर्ष के प्रारंभ में पूछा कि बताइए आपको कितना खर्चा चाहिए। तो एक जो मैनेजर है उसने बोला मुझे 2 लाख चाहिए। तो मालिक बोलेंगे नहीं, हमने 2 लाख नहीं देना आपको, हम आपको 1.5 लाख मतलब 1,50,000 ही देंगे। तो मालिकों ने क्या किया, सामान्यतः जो जितना मैनेजर मांगते हैं उससे वो घटा करके ही देते हैं, सामान्यतः घटा करके देते हैं। इसी जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले ही अपने खर्चों को बढ़ा के बताते हैं कि भाई मैनेजर मालिक जो है वो घटा तो देंगे ही। तो जिसको चाहिए था 2 लाख रुपया, उसने पहले ही मांग लिया 4 लाख रुपया कि मुझे 4 लाख चाहिए। उसको मालूम है कि मैनेजर 2 लाख घटा देंगे, इसलिए मैं पहले घटा देता हूँ। तो फिर अपने आप मैनेजर घटा भी देंगे तो कम से कम 2 लाख, 4 लाख नहीं देंगे, 3 लाख देंगे, 3 नहीं देंगे, 2 देंगे, तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो अगर मालिकों ने 4 लाख मांगा, मतलब मालिकों ने जब मैनेजर ने 4 लाख मांगा और मालिकों ने बोला ठीक है हम आपको 4 लाख देते हैं, इसका मतलब चाहिए था उसको खर्चे के लिए केवल 2 लाख और मिल गया उसको 4 लाख। ये अति बजट या ओवर बस्टिंग कहलाता है। अब उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो वो क्या करेगा, वो खुला पैसा वेस्ट करेगा, और जब भी खुला पैसा वेस्ट किया जाता है तो उससे खर्चे बढ़ जाते हैं और लाभ कम हो जाता है। पाँचवा पॉइंट है महंगी प्रक्रिया, एक्सेसिव मेथड, एक्सपेंसिव मेथड। महंगी प्रक्रिया मतलब भविष्य का अनुमान लगाना है, मार्केट में कितनी किस चीज़ की डिमांड होने वाली है, कौन सी कंपनी आ गई, कौन सी चीज़ वो बना रही है, पूरे साल का एस्टिमेट हमें लगाना है। तो बहुत सारे खर्चा यहाँ पर हमारा आता है, तो महंगी प्रक्रिया होती है। अगला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ बजट, या बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमारे एक प्रकार के बजट होते हैं जिनको हम बोलते हैं विभागीय बजट या डिपार्टमेंटल बजट्स। जो हर डिपार्टमेंट हमारा है, हर विभाग जो है उसका जो बजट होगा वो डिपार्टमेंटल। और दूसरा तरफ आ गया हमारा मास्टर बजट। तो मास्टर बजट क्या चीज़ होती है, जो सभी पूरी कंपनी का जो बजट होता है, मतलब हर विभाग के बजट को यदि मिला दिया जाए तो मास्टर बजट आता है। तो हम देखेंगे डिपार्टमेंटल बजट हमारा जो है उसमें कौन कौन से बजट आ गए। विक्रय बजट जिसको हम बोलते हैं सेल डिपार्टमेंट का सेल बजट, उत्पादन बजट मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन बजट, रोकड़ बजट मतलब कैश डिपार्टमेंट का कैश बजट, फाइनेंस भी हम बोलेंगे। उसके बाद है पूंजीगत व्यय बजट। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बड़े अमाउंट के जो खर्चे होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आ गया। उसके बाद अगला है शोध व विकास बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। क्योंकि रिसोर्स और विकास का मतलब होता है कि कंपनी अपनी वस्तु की क्वालिटी को सुधारने के लिए लगातार रिसर्च करती है और कीमत को कैसे कम करें इसके लिए भी लगातार खोज करती है, तो उसमें खर्चा आता है, उसका बजट यहाँ पर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल उसने आगे हमारे को दे दिया कि उत्पादन बजट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो बजट है उसके भी आगे हमने और छोटे छोटे बजट बनाए, जैसे कि कच्चा माल बजट, इसको हम रॉ मटेरियल बजट बोलते हैं कि कच्चे माल पे कितना खर्चा आएगा। श्रम बजट जिसको कि लेबर बजट बोला गया कि भाई हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके ऊपर उनकी तनख्वाह पे कितना आएगा। या ऊपरी व्यय बजट या ओवरहेड बजट, इसके अलावा और जो खर्चे होंगे उनका कितना कितना हमारा खर्चा आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो है हमारा एडवांटेजेस ऑफ मास्टर बजट। अब हमने सब बजट्स के बारे में पढ़ लिया, मास्टर बजट बताया, सब बजट्स को जोड़ करके एक मास्टर बजट बनता है। तो मास्टर बजट जो है पूरी कंपनी का जो बजट है उसके क्या लाभ हो सकते हैं। पहला है आय व व्यय का अनुमान लगाकर संभावित लाभ ज्ञात कर सकते हैं। कैन प्रिडिक्ट द प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हमने ये अंदाज़ा लगा लिया इतने हमारी इनकम हो जाएगी मतलब इतना हमको लाभ हो जाएगा, और इतने हमारे एक्सपेंडिचर हो जाएंगे मतलब खर्चा हो जाएगा। तो लाभ में से खर्चों को घटा दो, बाकी का हमारा लाभ बच गया। ठीक है,
सेकंड है बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट और लाइबिलिटीज़ का अनुमान लगाकर हम बैलेंस शीट इसके द्वारा आसानी से बना सकते हैं, कितने एसेट हमारे पास हैं और कितनी लाइबिलिटीज़ हमारे पास हैं। अगला है यह सभी विभागीय बजटों में समन्वय स्थापित करता है। इट कोऑर्डिनेट्स ऑल डिपार्टमेंट बजट्स। सभी विभागों को बजट को मिला दो तो एक हमारा मास्टर बजट बन गया, तो इस सभी में समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन लाता है। चौथा है यह संस्था के उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को अधिक स्पष्ट करता है कि जो हम क्रियाएं करेंगे पूरी कंपनी में उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उनके बारे में एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी एंड द एक्टिविटीज़ टू अचीव दैम। हर एक क्रिया जो की जाएगी, क्रिया मतलब हर डिपार्टमेंट का काम, जैसे भी सेल बजट जो है, सेल डिपार्टमेंट जो है सेल का काम करेगा, प्रोडक्शन का काम करेगा, कैश का काम करेगा, रिसर्च का काम करेगा वगैरह। उसके बाद में अगला है टेक्निक्स ऑफ द मैनेजरियल कंट्रोल और प्रबंधकीय नियंत्रण की तकनीकें। कौन कौन सी तकनीकें हैं? तो कुछ तकनीकें इसमें आधुनिक हैं और कुछ जो है परंपरागत तकनीकें हैं। आधुनिक तकनीकें जो परंपरागत वो ट्रेडिशनल तकनीकें वो होती हैं जो पहले से चली आ रही हैं, जैसे कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है। प्रबंधकीय नियंत्रण मतलब मैनेजर जो कंट्रोल करते हैं, मैनेजर कंट्रोल कर रहे हैं ना, मैनेजर ही कंट्रोल करेंगे वर्कर्स के सभी कामों को, तो कौन से तरीके अपनाते हैं। एक हो गया पर्सनल ऑब्जर्वेशन, व्यक्तिगत निरीक्षण। तो मैनेजर जब वर्कर को बार बार चेक करता है आके, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है कि मैनेजर आ गया हो, ये फटाफट काम करो। तो उसको या मैनेजर ने काम को चेक करना है तो हमें काम पूरा करना है, ठीक है। पर ये जो प्रक्रिया होती है इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, मैनेजर को सभी के काम को जाके चेक करना है तो टाइम ज़्यादा लगता है। सेकंड पॉइंट है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ठीक है। स्टैटिस्टिकल क्या हो गया, यहाँ पर हमारे जो है आंकड़े जो होते हैं, फिगर्स जो होती हैं, उसके बारे में रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग कि हमने फिगर इकट्ठी की, कुछ सूचनाएं हमने इकट्ठी की, उसके हमने एवरेजेस निकाल ली, औसत निकाल लिया, परसेंटेज हमने निकाली, या फिर रेशोज़ अनुपात हमने निकाला, या चार्ट में हमने दिखाया कि भाई इस डिपार्टमेंट का काम इतना हो गया, इसकी सेल इतनी हो गई, तो चार्ट में बता रहे हैं, ग्राफ बता रहे हैं, टेबल्स बना के बता रहे हैं, रिपोर्ट बना के बता रहे हैं, तो ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हो गई। यहाँ पर अंकगणिकीय जो है सूचनाएं दी जाती हैं। अगला है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, बिना लाभ हानि व्यापार विश्लेषण। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है पहले भी हमने डिस्कस किया। ये वो पॉइंट होता है मतलब जिस पे या उतनी मात्रा है ये उत्पादन की और विक्रय की, अगर इतनी मात्रा में उत्पादन करें और हम विक्रय करते हैं तो उससे ना हमारे को लाभ होता है ना हानि। इस पॉइंट पे हमारा ना लाभ होता है ना हानि, कहने का मतलब खर्चा और लाभ दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इससे कम उत्पादन करें तो हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, इससे ज़्यादा उत्पादन करें तो हमारे को लाभ होता है। अगला है बस्टी कंट्रोल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरी तकनीकी हमारी वो है मॉडर्न टेक्निक्स, जिसे आधुनिक तकनीकी बोलते हैं। इसमें है विनियोगों पर आय, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। अकाउंट्स में हम रेशो चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अनुपात विश्लेषण, रेशो एनालिसिस, ये भी अकाउंट में रेशो एनालिसिस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, उस वीडियो में देख लीजिएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उत्तरदायित्व लेखांकन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग या उत्तरदायित्व लेखांकन का मतलब होता है कि हर एक डिपार्टमेंट का जो हेड है, मतलब जैसे जिस डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो अपने डिपार्टमेंट या विभाग के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। वो कॉस्ट सेंटर है, वो देखेगा कि उसके डिपार्टमेंट का खर्चा जो है वो कम से कम आ जाए। प्रॉफिट सेंटर भी है, वो अपने विभाग में से ज़्यादा लाभ हमारे को देगा। विनियोग केंद्र है, मतलब हमें ये देखना है कि हमने जो जितना पैसा मालिकों ने लगाया है क्या उनके ऊपर हम उनको उतना लाभ कमा के दे रहे हैं। आगम केंद्र मतलब इससे कुछ ना कुछ इनकम भी हमारे को मिलती है। अगला पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट या प्रबंध लेखांकन। यहाँ पर ये चेक किया जाता है कि हमारे मैनेजर जो है कितनी कुशलता के साथ काम कर रहे हैं। चेक द डेफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शंस, क्या उनमें कोई कमी है। अगर मैनेजर के किसी काम में कोई कमी है तो उसे चेक किया जाएगा। अगला है पर्ट एंड CPM, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड। कार्यक्रम मूल्यांकन तथा पुनर्विचार तकनीक या समालोचनात्मक पथ विधि, कि किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, उसका क्रम क्या है, उसका मूल्यांकन करना कि क्या ये सही है। तकनीक उत्पादन की जो है विधि जो उत्पादन की है वो सही है, इन सभी को चेक करना। और लास्ट पॉइंट हमारा है MIS, जिसे कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या प्रबंध सूचना विधि कहते हैं। जिस विधि के द्वारा प्रबंधकों को सूचना मिलती है या दी जाती है उसे प्रबंध सूचना विधि कहा जाता है।